वेलकम माई यूट्यूब चैनल दुर्गा सैरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC यानी DLED फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के अंतर्गत 2016 से 2022 तक आई हुई सभी अतलग उत्तरित प्रश्न हैं इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि अंश और अंश में अंतर पता रखना है, तो अंतर क्या होता है। तो एक अंश है, इसमें सा वाला बना है, इसमें सलजम वाला सा बना है, इसमें सपेरा सा बना हुआ, तो इसका अर्थ होता है कंधा और इसका अंश में होता है भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह अलावा किस प्रकार का व्यंजन है, तो इसे हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के किया जाता है। ठीक है, विघ्न कर दी, विघ्न बाधा के होते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ग की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और आप लिख देना है आ से आ, ई, ऊ, री, ये आप जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये परिभाषा पूछ रहा है, तो परिभाषा ये आप लिख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन कहता है कि लांग में कुछ 2 नंबर का आता, तो आप स्वर की परिभाषा साथ आप स्वर को लिखने पड़ते हैं पूरे आपको, और ये भी लिखना पड़ता है कि स्वर कितने होते हैं और स्वर के नाम लिखने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आया था, तो आपको लिखना है खाली परिभाषा। ठीक है, तो आप चाहे तो स्वर जो इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर बोलते हैं, अथवा स्वर उन वर्णों कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा विघ्न बाधा के होता है, स्वर कहते हैं। तो हमने 2 प्रभाव शामिल करके बना दिया है। तो अगर लांग बनाना दोनों शामिल कर लीजिए, शॉर्ट करना तो एक लाइन क्वेश्चन लिख दीजिए 1 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्वाचीन चिन्ह तथा उचित का विलोम क्या होगा। तो अर्वाचीन चिन्ह होता है नया, और प्राचीन में होता है पुराना, उचित का होता है विलोम अनुचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजक जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जब बिंदी होती है तो इसका संकेत होता है बिंदी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजक है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अंगूर, कंकड़, और चिन्ह लिख दीजिए, चिन्ह ऐसे संकेत, इसका संकेत लिख दीजिए, इसका संकेत ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन लिए हैं, तो आगे वाले एग्जाम में भी आपके लिए हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जैसे नाम ही संयुक्त में जुड़ा हुआ वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, विजातीय मतलब होता है अलग अलग स्वर के, ये नहीं कि आपस में आ प्लस आ मिल गया, इसमें ये नहीं कह रहा है, विजातीय स्वर होने चाहिए। ठीक है, तो जो विजातीय स्वर होते हैं, तो जैसे आ, छोटा आ, ई, ये स्वर अलग है, ये स्वर अलग है, जब आपस में मिलेंगे तो वो ये बनता है ए। ठीक है, तो आ और ए से बनता है ऐ, आ और ओ से बनता है ओ, आ और ओ से बनता है आओ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए, जो अनुस्वार होता है जो बिंदी लगती है, और विसर्ग जो होता है जो बगल में लगता है, हा जो बोलते हैं, ना तो स्वर है ना व्यंजक है। ठीक है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजक दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद और रंग। ठीक है, ये अंगद है, ये अनुस्वार हो गया, ये रंग हो गया। अब अयोगवाह का मतलब क्या होता है, योग न होने पर भी साथ रहे, मतलब इनका कोई महत्व नहीं, ना तो स्वर है ना तो व्यंजक है, लेकिन भी इनका प्रयोग होता रहता है अथवा साथ में रहते हैं, इसलिए अयोगवाह का अर्थ ये भी होता है योग न रहने पर भी साथ रहें। तो ऐसे को हम बोलते हैं अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम परिभाषा लिख सकते हैं अयोगवाह की। अगला है हिंदी भाषा के व्यंजक वर्णों की उच्चारण बताना है कि इसका उच्चारण क्या होता है। तो व्यंजक देखिए, आप यह चाहे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पावा लिख सकते हैं, या आप का, खा, गा, घा, अंगा लिखें, फिर सामने लिखें कंठ, लिखें चा, छा, जा, झा, इयाँ लिखें, फिर तालु लिखें, हाँ, टा, ठा, डा, ढा, मूर्धा लिखें, या ता वर्ग दंत या पावर कोष्ठ। आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, तो भी दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि संयुक्ताक्षर व्यंजकों को लिखना है आपको। संयुक्त व्यंजक कौन कौन से होते हैं। पहला छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, स्रा होता है। तो 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। तो का जो बनता है आधा का, फिर पूरा सा बनता है,
यानी कि हलंत जो होता है पहले वाला अक्षर में लगता है, दूसरे में नहीं लगता। कभी ऑब्जेक्टिव आता है और कहता है कि इसमें कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, र जो लगता है पहले वाला लगाना है आपको, बाद में नहीं लगाना है। तो अगर त्र बनाना तो पहले त हलंत लगेगा, फिर र बनेगा। ज्ञा बनता है जा और इया से बनता है, जा और इया, जो इया है जा और इया से बनता है, और स्रा और सारा से बनता है। ये संयुक्त अक्षर व्यंजन हो गए। ठीक है। अब कह रहा है कि छ वर्ण किस योग से बना है, तो मैंने बता चुका हूँ। छ जो है का और सा से मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, बाकी उसमें क्या होता है, शब्द बदल जाएंगे, है ना। उसकी परिभाषा तरीका पूछने का अलग हो जाएगा, लेकिन बात रही वही चीज़ रहेगी। अब कहता है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर आ जाए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, इसका अर्थ वही निकलेगा। कह रहा है कि जिन परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों के अर्थ को समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, और समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे आग की पर्यायवाची अनल अग्नि, और जल की पर्यायवाची नीर वायु पानी होती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा समानार्थी हो गई। अगर यहाँ पर्यायवाची भी लिख के आता तो अब यही लिखना पड़ता है आपको। अगर कुछ यहाँ कह रहा है व्यंजक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजक का मतलब क्या होता है। व्यंजक का अभिप्राय देखिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे कि जब का लिखेंगे तो का को हम लिख सकते हैं अधक का प्लस आ, और अधक का आ मिलता है का। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण आ स्वर जरूर लगा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे व्यंजक जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। ऐसे दे सकते हैं आप, कोई भी ले लीजिए, गा लिखना है तो गा आधा गा बनाइए, फिर आप आ लिख दीजिए, तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया कि इसमें स्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो व्यंजक का आशय स्पष्ट हो गया यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में हास स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो मात्राओं से मिलकर बना हुआ होते हैं। इसे हम द्विमात्रिक शब्द भी स्वर भी बोलते हैं। जैसे आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आपके 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि या रा अलावा किस प्रकार का व्यंजक है। तो या रा अलावा आपका अंतस्थ व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो या रा अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इस अंश देखिए फिर कुछ रिपीट हुआ है। अंश का अर्थ स्पष्ट करना है, तो अंश मीन्स होता है स्थलजम वाला भाग बोलते हैं, और इस वाले बोलते हैं कंधा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्द के बाद किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विस्मय बोधक शब्द के बाद किया जाता है। जैसे वाह, अरे, हाय, ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, तो इनके बाद ही लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल वाह कितना सुंदर शब्द है, यहाँ पर वाह जो है ये विस्मयादि बोधक शब्द है, तो यहाँ पर हमने एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दिया है, इसे हम बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढ़ वर्ण किस प्रकार का है। इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये आपके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यह वर्ण किस प्रकार का है, तो अंतस्थ, देखिए क्वेश्चन वही बार रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो यह वर्ण है आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अगला है उपेक्षा अपेक्षा में अंतर क्या होता है। उपेक्षा में होता है अवहेलना करना, किसी को नकारना, किसी को मतलब न देखने की चेष्टा करना। अपेक्षा में होता है आशा करना। ठीक है, तो आप उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना, और अपेक्षा मतलब होता है आशा करना, किसी से आशा रखना। ठीक है, अब कह रहा है कि ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ये आपके दीर्घ स्वर, ओ आओ जो है एक दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगर उसमें कह रहा है कि उसमें संघर्षी व्यंजन कितने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया है, कोई बात नहीं, कितने होते हैं तो कितने लिख लीजिए। सा 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 हा, इसका आंसर होगा शा शा सा हा। ठीक है, इतना आंसर होगा बस, लेकिन हम परिभाषा लिख दिए हैं क्योंकि कभी भी उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो परिभाषा पूछ सकता है। तो जिन व्यंजकों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकलते हैं
और उसमें ऊष्मा या ऊर्जा पैदा हो करे उसे हम ऊष् व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाती है और हमारे स श स ह ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला कह रहा है कि संधि और संयोग का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद और संयोग होता है वियोग होता है। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हम संधि की आपको कम से कम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आने वाले एग्जाम में उपयोगी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो चिन्ह वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये हम लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द के अंत में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए परिभाषा तो एक लाइन की है, तो प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में लगने वाले चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। लेकिन कभी कभी पूछ लिया कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, शब्द क्या है, तो क्या करेंगे। तो इसमें हम दोनों शामिल कर लिए हैं, तो आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्या रखा है, देखिए हमने पूछा क्या क्या रखा है, आपने प्रश्न पूछा है, तो अगर प्रश्न पूछा तो अब जवाब मिलेगा, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। जिसमें आपको किसी जवाब मिले, उत्तर मिले, वही आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है। और प्रश्नवाचक शब्द के अंत में जिन चिन्हों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, स्वर किससे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। इसके पहले मैं लिख चुका हूँ। उदाहरण में आपको करना है छोटा की बड़ा, छोटा बड़ा छोटी वाला लिख देना, आपके 11 आपके 100 लिख देना है आपको यहाँ पर, इतना अंत करना है। देखिए वही कुछ फिर रिपीट हो गया है। उस व्यंजन किसे कहते हैं, जो मैंने बताया था। उस व्यंजन को संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। अगला देखते हैं कि अतिथि और अभूत शब्द का पर्यायवाची क्या होते हैं। देखिए अतिथि में जो आने वाला घर में आता है, बिना आता है जो आता है ना, कोई व्यक्ति अगर बिना बताया अगर आ रहा है वह एक अतिथि बोलते हैं, उसे मेहमान बोलते हैं, उसे आगंतुक बोला जाता है। ठीक है, और अभूत मतलब भूत होता है भूतकाल का, अभूत मतलब इसका विलोम हो जाएगा तो इसका वर्तमान हो जाएगा, और अदमिस आज का हो जाएगा, आज टुडे। ठीक है, इसका यही पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि लिखना बस है, इसमें एक लिख दो लिखो, वो ये नहीं कह रहा है कि कितने लिखने हैं आपको, तो एक भी लिख सकते हैं आप, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। ये अन्य शब्दांश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुलेख किसे कहते हैं। अनुलेख होता क्या है। अनु मीन्स होता है अनुसरण करना, किसी को देख कर या किसी को समझ कर उसी तरह लिखना आपका अनुलेख कहलाता है। जैसा वो लिख रहा है आप वैसे लिख दें। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखी हुई लेख का अनुसरण करके पुनः वह शब्द लिखना आपका अनुलेख कहलाता है। जैसे लिखा गया है आप वैसे कॉपी कर लीजिए, वह आपका अनुलेख कहलाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख में कम हवा निकले अल्प प्राण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ण का प्रथम 1 3 5 मतलब विषम, ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। अल्प प्राण का अगर याद करना है तो विषम याद कर लीजिए, 1 3 5। अगर 1 3 5 विषम है तो वही आपका व्यंजन कहलाता है अल्प प्राण। और इस अल्प प्राण व्यंजन में हकार जैसे ध्वनि की ध्वनि नहीं होती है, हकार जैसे ध्वनि की ध्वनि नहीं होती, ध्यान दीजिएगा इसमें। और देखिए 1 3 5 है, तो अगर वर्ण वहाँ देखिए का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है। ठीक है, अब लिखा है तो पहला ये है, तीसरा ये है, पांचवा ये है, तो जो अल्प प्राण होंगे का, गा, अंगा होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पांचवा ही लेना है आपको, 1 3 5 ही लेना है अल्प प्राण में। एक होता है महाप्राण, जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले या प्रत्येक वर्ण 2 और 4 मतलब सम हो या हकार जैसी विशेष ध्वनि निकलती है तो उसे हम बोलते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होता है कि 2 4 आता है ना, किस प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजक महाप्राण कहलाता है। जैसे आपने का लिखा, खा लिखा, गा लिखा, घा लिखा, अंगा लिखा, तो मैंने बताया दूसरा चौथा मतलब सम, इसमें सम लेना है आपको, दूसरा और चौथा। तो खा और गा, घा है, खा घ, ये हकार ध्वनि निकल रही है, तो एक आपका ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ना, या जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती हैं या अपने आप होती हैं या किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और ये एकमात्रिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एकमात्रिक स्वर कहलाता है। और ये दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक होता है, और प्लुत होता है वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के उनके संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका अर्थात संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध प्रकट करता है तो उसे हम कारक कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम के बाद ने, को से आदि विभक्ति लग जाती हैं तब उनका रूप कारक कहलाता है। ठीक है, यही संज्ञा सर्वनाम के बाद जब ना लगा देते हैं, विभक्ति लगा देते हैं, तब वो कारक कहलाने लगता है। ठीक है, देखिए हमने कारक दो परिभाषा बताई हैं, अगर चाहे आप इतना लिख दीजिए चाहे इतना से लिख दीजिए, तो वही चीज़ें हमने दो रूप बदल दिए हैं कि अगर संज्ञा सर्वनाम से जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों में उसका संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से क्रिया से संबंध बताता है तो उसे हम कारक कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम के बाद कोई विभक्ति लगा देते हैं तो उसका कारक कहलाता है और कर्ता कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह क्या होता है, तो ये हमारा ने चिन्ह इसका कर्ता कारक का होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह का स्पष्ट करना है। देखिए मैंने उन क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिया है जो बार रिपीट हुए हैं, हमने उसको क्वेश्चन लिए ही नहीं है। ठीक है, हमने एक बार क्वेश्चन को लिया है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो हमने लिए ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कम हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह का आशय क्या स्पष्ट है बताना है आपको। देखिए भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं चाहने से। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं राम श्याम, ठीक है, तो कुछ बीच चिन्ह लगता है तो उसमें हम जो चिन्ह लगाते हैं वो विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है तो ये का वाक्य पूरा हो गया, या अब यहाँ विराम हो गया, रुक गया, तो यहाँ पर लगा देंगे विराम चिन्ह लगा देंगे, फुल स्टॉप का पूर्ण विराम लगा देंगे। राम क्या खाता है, यह भी पूरा हो गया, लेकिन आपने यहाँ प्रश्न पूछा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यह इसका विराम चिन्ह की परिभाषा हो गई। अगला कहता है शिरोरेखा किसे कहते हैं। अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा होता है। ठीक है, वर्गों के ऊपर लगाए जाने वाली वर्ण है, वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। जैसे का लिखा है, इसे देखिए यहाँ पर का लिखा है ना, का लिखा है, तो जिसके ऊपर रेखा लगती है इसे बोलते शिरोरेखा। अगर कामा लिखना, का मा ले लिखना है आपको, जब तक इसके ऊपर रेखा नहीं लगाएंगे तो इसका कोई महत्व ये लिपि के अनुसार नहीं होगा है, सिद्धांत नहीं होता है। तो इसके ऊपर हमें एक रेखा लगाते हैं, ये बनता है रेखा, कमल तो हो गया कमल, इसे बोलते हैं शिरोरेखा। वर्णों पर शिरोरेखों का प्रयोग आवश्यक है। शिरोरेखा जो लंबाई होती है ये पूरे वर्ग के दोनों जो पूरा वर्ण होते हैं, जैसे कमल लिखा है तो उसके आगे थोड़ा बढ़ाना है और उसके पीछे थोड़ा बढ़ाना है, आगे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पीछे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण लंबाई दोनों ओर वर्णों की चौथाई की निकली होनी चाहिए, है ना, एक चौथाई निकली होनी चाहिए हमेशा। जो है जो हम लिखा है उन सभी का पूरा एक चौथाई आगे पीछे निकली होनी चाहिए, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, है ना। किसी वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो लंबाई जो होती है ये पूरे वर्णों के, है ना, उस वर्णों की एक चौथाई आगे पीछे बढ़ा दी जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, अगर कहता है कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसका भी इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कि मॉडल पेपर लेकर आएँ। ठीक है, तो उसको बना रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश शब्द की 4 पैरवस्त बताना है, तो आकाश की होती है नभ गगन नंबर तोड़। तो देखिए यहाँ पर 35 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट जो हुए हैं हमने उस क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन जरूर पढ़ें, हो सकता है आने वाले भविष्य में क्वेश्चन पेपरों में ये रखे हों, इससे रखे हों, और निश्चित ही रखे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ही हो रहे हैं। जो सिलेबस होता है तो सिलेबस के अंदर ही मैटर रखा जाता है, और जो हमने पेपर इसमें बनाए हैं तो सिलेबस के अंदर ही है, तो इससे बाहर जाने की कोई बात ही नहीं हो रही कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा अतलगोत्री में। तो बहुविकल्प भी मैं करा चुका, वो 5 नंबर का वो हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, है ना। तो 5, 5, 10 नंबर के हैं। तो देखिए 5 नंबर के हो जाता है बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी में 5 और 6 नंबर के अर्थात 11 नंबर के आप कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो 11 नंबर तो हो गए, तो अब इन्हीं को 60 को जोड़ के लघुत्री बना देते हैं, मतलब
दीर्घवृत्तीय बना देते हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इसका दीर्घवृत्तीय लेकर आएंगे। ये तो इसका मॉडल पेपर ले आते हैं, दीर्घवृत्तीय इसका मॉडल पेपर होता है, तो अगले वीडियो हम इसका मॉडल पेपर ले आएंगे। ठीक है, तो अभी अच्छी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।